तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए के बारे में। तो आरएनए जो कि एक कुंडलित संरचना होती है। आरएनए के क्षार में जो है वो थायमीन के स्थान पर जो है यूरोसिल पाया जाता है और वायरस का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। और आरएनए का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। ठीक है, आरएनए जो है निम्न प्रकार का होता है: mRNA, rRNA, tRNA। ठीक है, ये आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है जी, तीनों के बारे में आपको याद होना चाहिए इनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है जी, mRNA की बात करें तो यह कोशिका के किस अंग को प्रोटीन ठीक है जी, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है यह संदेश लेकर जाता है और संदेशवाहक का कार्य करता है। ठीक है जी, यानी कि mRNA का काम क्या है, ये बताता है कि किस भाग में कि कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की आवश्यकता है, ये वाला मैसेज है वो लेकर जाता है। ठीक है, इसलिए उसे संदेशवाहक कहा जाता है। अब है कि आरएनए यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है और यह सबसे छोटा आरएनए होता है। आरएनए क्या होता है, यह करता है प्रोटीन निर्माण का कार्य। ठीक है जी, टीआरएनए यह एक ऊंचे स्थान तक प्रोटीन को लाने और ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, देखो क्या है, mRNA क्या करेगा, ये प्रोटीन के बारे में बताएगा कि प्रोटीन की कहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है जी, आर क्या करेगा, आर करेगा उसका निर्माण। ठीक है, टी क्या करेगा, टी करेगा जहाँ पर उसकी प्रोटीन की ज़रूरत है उसको वहाँ पर लेकर जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीनों का काम। अब है कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स आपने कर लेने हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से डीएनए बनने की विधि को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की विधि होती है डुप्लीकेशन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए शरीर में डीएनए के जीन्स को नकल करके व्यापक और पर प्रवाहित करने का कार्य करता है। इसके साथ ही वह कोशिका सेल में अन्य आनुवंशिक सामग्री पहुंचाने में भी सहायक होता है या सहायता करता है। अब पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रीय सेलें क्या होती हैं। ठीक है जी, पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में, साथ इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो आपको बताते चलेंगे। पादप कोशिका में सेल वॉल होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो वो नहीं होती। ठीक है जी, इसमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसमें छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं यानी कि वैल्यूल्स का जो कार्य होता है वो होता है इसमें फूड और वाटर स्टोर करना। ठीक है जी, और इसमें जो हरित लवक उपस्थित होते हैं प्लांट सेल में, और इसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्लांट का कलर ग्रीन किसके कारण होता है, तो आपको जो है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट क्या क्या अंतरण में। ठीक है जी, जो प्रोकैरियोटिक होती है पहले उसके बारे में पढ़ते हैं सारा। ठीक है जी, इसमें अविकसित जो है वो कोशिका होती है। कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक, गोल्गी बॉडी। ठीक है जी, और जो श्वसन है इसमें वो मीसोसोम के द्वारा होता है। इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन होता है, लैंगिक जनन नहीं होता इसमें। इस प्रकार के कोशिका के जो उदाहरण है वो है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि। ठीक है, यूकैरियोटिक यह एक विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रिका झिल्ली जो है वो होती है, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, लैंगिक जनन होता है इसमें। ठीक है जी, और इस प्रकार की कोशिकाओं के जो उदाहरण है वो है पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है आपको
कुछ नोट्स यहाँ पर आपको तैयार करने हैं कि विभिन्न कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और स्मॉलेस्ट सेल यानी कि माइकोप्लाज्मा में होती है, यह जो है वो गैलिस्पेटम नाम के परजीवी जीवाणु से बनती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन की, ठीक है, यानी कि मानव की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो है आपकी मादा अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं। और लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी कौन सी है, तो वो है आपकी नर्वस सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो है आपका शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है जी। लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, ऑर्गन होता है अंग, तो वो है आपकी त्वचा। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गन्स कौन सा है आपका, तो है आपका यकृत यानी कि लीवर। ठीक है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, वो है छोटी आंत। स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, तो आपका पीनियल ग्रंथि यानी कि पाइनल ग्लैंड। ठीक है जी। और तीसरा नेत्र, जिसको जो कहा जाता है, यह सबसे छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि जब वो होती है। उसके बाद है कोशिका विभाजन। ठीक है जी। कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। एक कोशिका जब अपने आप को विभाजित करके बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के बारे में जो है हमें विर्चाओ नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ें तो वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है जी। जिसको बोलते हैं असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है। मेन जो आपके रहने वाले हैं वो आपके ये 2 रहने वाले हैं। ठीक है। चलती पढ़ते हैं अब असूत्री विभाजन कोशिका। ठीक है जी। यह अविकसित कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह एक कोशिका जीवों में पाई जाती है। एक कोशिका जीव कौन से होते हैं, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है जी। इनमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों एक साथ विभाजित होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है जी। इसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने और यह कायिक कोशिका में होता है। यह हमारे शरीर के कटे फटे अंगों और घाव को भरने का कार्य करता है। इसमें एक कोशिका से उसी के जैसी 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है जी। यानी कि एक सेल है, उसी से क्या है 2 सेल जो है वो बनते हैं। ठीक है जी। और यह 2 अवस्थाओं में पूरा होता है, जैसे कि अंतरावस्था, जिसको बोलते हैं इंटरफेज। यह 3 चरणों में होती है, G1, G2 और S। इसको S को बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है जी। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है सूत्री अवस्था। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनिस। अब इनके बारे में भी पढ़ते हैं कि ये क्या कुछ होता है भाई। ठीक है जी। समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होती है अंतरावस्था, इसको इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और इसमें 23 घंटे की अवस्था होती है। इस अवस्था में कोशिका का आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या बढ़ने लगती है और यह 3 चरणों में पूरी होती है, जी फेज, ठीक है जी, एस फेज और G2 फेज। ठीक है जी। जी फेज, G1 का कार्य क्या होता है, यह वृद्धि की पहली अवस्था होती है। इसमें कोशिका अपना आकार को बड़ा करती है। इस अवस्था में प्रोटीन से DNA का निर्माण होता है। एस फेज क्या होता है, यह कोशिका के जीवन चक्र की जो है सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो है RNA की मात्रा को दोगुना किया जाता है और इस अवस्था में DNA से DNA यानी कि डुप्लीकेशन का निर्माण होता है। G2 के बारे में पढ़ेंगे तो इस अवस्था में DNA से गुणसूत्र का निर्माण होता है। इसके साथ साथ गुणसूत्र की संख्या भी दोगुनी होती है। देखो भाई क्या क्या अंतर है इनमें। G1 में क्या होता है, इसमें तो क्या है, प्रोटीन से DNA बनेगा। ठीक है जी। फिर एस फेज में क्या होगा, इसमें जो DNA जो है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है जी। और G2 है, इसमें क्या होगी, इसमें गुणसूत्र बनेंगे। ठीक है जी। और गुणसूत्रों की संख्या जो है डबल होगी। ठीक है। अब सूत्री अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सूत्री अवस्था यानी कि फॉर्मूला स्टेट, यह वास्तविक कोशिकाओं का विभाजन इसी अवस्था में होता है। वास्तव में जो कोशिका विभाजन होता है वो इसी अवस्था में होता है और यह 1 घंटे की होती है। सूत्री अवस्था 2 भागों में पूरा किया जाता है, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस,
ठीक है जी। इस अवस्था में केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रिकों का निर्माण होता है। दूसरा है आपका कैरियोकाइनेसिस, यह 4 अवस्था में पूरी होती है। ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसकी 4 फेज हमने बताए थे। ठीक है जी। कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज है, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। क्रोमोसोम जो है वो झुंड में दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों को गिना या पढ़ा जो है नहीं जा सकता। सेंट्रियोल की ओर जो है वो जाने लगते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर होती है इसमें। मेटाफेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल में जो क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। स्पाइनल फाइबर क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींचते हैं। क्रोमोसोम को आसानी से गिना देखा जा सकता है और स्टडी की जो है किया जा सकता है। ठीक है। अब होते हैं एनाफेज, यह सबसे छोटी स्टेज होती है। स्पाइनल फाइबर इसमें बनते हैं। क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर जो खींच लेते हैं। टेलोफेज इसको बोलते हैं, क्रोमोसोम पर एक आवरण आ जाता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक का जो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। जब साइटोकाइनेसिस, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि यह समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इसमें कोशिका विभाजन होता है और इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस प्रकार समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है। समसूत्री आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है जी। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है, जैसे कि अर्धलिखो है यानी कि आधी। इस प्रकार कोशिका के विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है जी। और दुनिया की उत्पत्ति भी इसी कोशिका विभाजन से हुई है। खोजकर्ता थे वो थे बीजमान और इसका जो नाम है वो फार्मर और मूरे ने दिया था। यह विभाजन 2 प्रकार से पूरा होता है, अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 की बात करें तो इसकी पुनरावस्था 5 भागों में विभाजित होती है। ठीक है जी। जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेजिंग और डिप्लोटीन। ठीक है जी। लिपोटीन का इसमें माता पिता के जो क्रोमोसोम है वो एक धागेनुमा संरचना में दिखाई देते हैं। जाइगोटीन इसमें क्या होता है कि माता पिता का जो क्रोमोसोम होता है वो एक धागेनुमा संरचना में होते हैं और वह दोनों एक जोड़ी जो है वो बना लेते हैं। पैकेटिंग का काम होता है कि इस अवस्था में जो माता पिता के जो क्रोमोसोम है वो आपस में स्थानांतरित करते हैं और इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। डिप्लोटीन इसमें कहते हैं कि माता पिता का क्रोमोसोम एक दूसरे से के क्रोमोसोम पर अपना डीएनए छोड़ देते हैं और इसी के द्वारा ही माता पिता के अंदर माता की जो बच्चों के लक्षण जो स्थानांतरित होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद है डाइकाइनेसिस, क्रोमोसोम 2 भागों में जैसे बट जाता है। ठीक है जी। अर्धसूत्री 2 की बात करें तो यह समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है। ठीक है जी। अब आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद करना है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो होती है आपकी लाइकोप्रोटीन की। ठीक है जी। जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। जीव द्रव्य किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को। ठीक है जी। क्या है, प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है। प्रोटो और ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद बनते हैं CO2 और H2O। कोशिकाओं का कंकाल तंत्र उपमा प्राप्त है इसके अंतःप्रद्रव्य द्रव्य जालिका। कोशिकाओं को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी थी, माइटोकॉन्ड्रिया को दी जाती है बायोप्लास्ट। ठीक है जी। ऑक्सीसोम F1 कण पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाणु में उसमें पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। कोशिका विभाजन में कोशिकांग जो स्पिंडिल का निर्माण करता है सेंट्रोसोम में। ठीक है। उसके बाद आपके कुछ MCQ यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है। जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है। सेल वाला पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर MCQ चलेंगे। ठीक है जी। जैसे कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो की थी रॉबर्ट हुक ने।
ठीक है। उसके बाद है कि कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है, तो होते हैं सेंट्रियोल। ठीक है जी, सेंट्रियोल। ठीक है। उसके बाद है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका को कौन सा कार्य नहीं होगा, तो वो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है जी, क्या होगा, कोशिका का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है आपका प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं लवक। ठीक है। और सबसे छोटा क्या है, राइबोसोम। ठीक है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। पादप कोशिका का सबसे गहरी आवरण क्या कहलाता है, सबसे गहरा, तो उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है जी। आउट मोस्ट कवरिंग, बाहरी आवरण किसको बोलते हैं, तो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है जी। उसके बाद आपका कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो होती है कोशिका भित्ति। ठीक है जी। और कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सांख्यिक झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं अंतःप्रवद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सांख्यिक झिल्ली नुमा, उसको बोलते हैं अंतःप्रवद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का कार्यस्थल कहाँ पर होता है, राइबोसोम। ठीक है जी। कौन सा कोशिकांग है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वो आपको पता ही है। कोशिका भित्ति होती है, लवक होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। उपयुक्त सभी ये तीनों ही सही हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर होता है आपका सेल वाला पार्ट। ठीक है जी। आपका जो सेल पार्ट है वो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपने इसकी रिवीजन करनी है, नोट्स बनाने और नोट्स बना लेना। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को क्या करना है, वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।